हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चौथी क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। भारत का पूरा अंतरिक्ष कार्यक्रम हम देखेंगे। अगर हम देखें स्वतंत्रता के बाद किसी एक क्षेत्र में भारत ने सबसे ज़्यादा तरक्की की है तो वो अंतरिक्ष वाला क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में भारत ने जो तरक्की की है उसने हर एक क्षेत्र को सपोर्ट किया है, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो आपका डिफेंस सेक्टर हो, इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। नेविगेशन सेक्टर हो, कम्युनिकेशन सेक्टर हो। तो जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेंदी टॉपिक है तो ये 2 क्लासेज में आएगा। आज की क्लास में जो आधारभूत सारी चीज़ें हैं वो बता दी जाएंगी। कि देख लेते हैं आज क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम देखेंगे हम। नींव कहाँ से रखी गई, कैसे बना, कौन इसके केंद्र में था, किसकी सोच थी, ये देखेंगे। फिर शुरुआत की कुछ महत्वपूर्ण तारीखें देखेंगे, कब क्या हुआ। इसके बाद देखेंगे हम प्रक्षेपण यान का विकास। अलग अलग जो प्रक्षेपण यान है मतलब रॉकेट है उनका विकास हुआ है, सबका देखेंगे। उसके बारे में आपको समझ में आएगा ये PSLV क्या होता है, GSLV क्या होता है, ASLV क्या होता है, वो सारी चीज़ें, इनकी विशेषताएं देखेंगे। फिर देखेंगे हम इनके अलग अलग स्टेज होते हैं, सॉलिड वाले, लिक्विड वाले, क्रायोजेनिक, उसके बारे में समझाएंगे। फिर जो अलग अलग उपग्रह होते हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग होता है, इनसेट होता है, GSAT होता है, नाविक होता है, इसके बारे में बताएंगे किसका क्या काम है, कौन सी कक्षा में रहते हैं। फिर कुछ जो हाल ही में भारत के जो प्रोजेक्ट थे जैसे चंद्रयान, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, इनके बारे में जानेंगे थोड़ा डिटेल से। आदित्य L1 जो हाल ही में 1-2 साल पहले ही लॉन्च हुआ है। फिर कुछ कंपनियां बनाई गई हैं इसरो के, प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट कंपनियों के साथ एक प्रकार से साझेदारी करके अब काम हो रहा है, तो उसके बारे में बताएंगे। अंतरिक्ष नीति के मूल बिंदु बताएंगे क्या है। फिर विकास इंजन का जो विकास किया है, इंजन का नाम ही है विकास इंजन, इसके बारे में बताएंगे कि इसने क्या चीज़ें चेंज कर दी। क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बताएंगे। फिर इसरो के पूरी इंडिया भर में बहुत सारे केंद्र हैं, तो जितने भी मुख्य मुख्य केंद्र हैं 14-15, उनके बारे में डिटेल से बताएंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर हमारी आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कल एक 100 रुपये का कूपन दिया गया था, 24 आवर्स के लिए वैलिड था, आज रात तक वैलिड रहेगा। जिन भी अभ्यर्थियों को बैच लेना है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम था 1 फरवरी को, तो बहुत से स्टूडेंट वो थे जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में लगे हुए थे और उनको जब कूपन दिया गया था लास्ट टाइम उन्हें नहीं पता चला। उनकी डिमांड थी कि अब वो फ्री हो गए, तो इसलिए कूपन दिया गया है। आपके टच में कोई भी पर्सन हो जैसे लेखपाल की तैयारी करनी हो, सोच रहा था, आप उसे बता सकते हैं। अभी 1 दिन के लिए कूपन अवेलेबल है, तो वो कूपन का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी कोर्स पर कूपन यूज किया जा सकता है और कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, बस वैलिडिटी ध्यान रखना। अब आते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम पर। तो जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माना जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। इनकी ही सोच थी और ये भारत के बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, मतलब भौतिकविद थे। इन्होंने जो इसरो की स्थापना हुई वो तो बहुत बाद में हुई, 1969 में होगी जाके। अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में शुरू होगा, लेकिन उसके पहले 1947 में ही अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL की स्थापना कर दी थी। और जितना भी फिजिक्स से संबंधित, उसके आसपास के क्षेत्रों से संबंधित जो भी चीज़ें थी सारी अंतरिक्ष में यूज होनी थी। तो यहाँ से बेस बनना तो हमारा शुरू हो गया था। 1962 में क्या हुआ, हमने एक इस पर काम करना शुरू किया और एक संस्था की स्थापना कर दी। इस संस्था को क्या नाम दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इनकॉसपार। अगले ही साल 1963 में हमने क्या किया, अमेरिका ने हेल्प की, एक सैटेलाइट बना के दिया नाइक अपाचे। इसको हमने थुम्बा नामक एक जगह है केरल में, यहाँ पर एक चर्च थी, उसी चर्च को मैन प्रयोगशाला बनाया, इसी के पास से इसको लॉन्च किया। ये एक प्रकार से प्रायोगिक सैटेलाइट था, कुछ खास इसमें वैसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हमने तरक्की कर ली, लेकिन पहला जो नींव होता है, पहली ईंट है, वो यहाँ से रख दी गई थी। फिर 1975 में, इसके बीच में 1969 में क्या हुआ, इसरो की स्थापना हो जाएगी। 1972 में क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, DOS, इसकी स्थापना हो जाएगी। ठीक है।
जो अंतरिक्ष विभाग है उसकी स्थापना होगी। 1975 में पहला हम सैटेलाइट खुद का बनाएंगे, आर्यभट्ट जिसे नाम देंगे। लेकिन अभी इस सैटेलाइट का जो वजन होता है, जो इसकी टाइप होती है, इस टाइप के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हमारे पास खुद का रॉकेट या व्हीकल नहीं था। तो हमने मदद किसकी ली? सोवियत रूस की। फिर 1980 में हम अपना पहला सैटेलाइट SLV बनाते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 जिसे बोलते हैं, SLV 3 इसको बनाते हैं। और इससे रोहिणी सैटेलाइट, अपना खुद का सैटेलाइट भी होता है और लॉन्च व्हीकल भी खुद का होता है पहला, उसे लॉन्च करते हैं। ये हमारी यात्रा है, आगे चल के हम पूरी यात्रा देखेंगे कि कैसे क्या होगा। ठीक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक बोला जाता है। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का इतिहास देखें अगर, तो 1960 के दशक की शुरुआत में एक छोटे से चर्च से शुरू हुआ यह सफर आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले राष्ट्र बनने तक विस्तृत हो चुका है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव जो है वो हमेशा अंधेरे में बना रहता है, बहुत कम तापमान रहता है यहाँ पर। अभी तक कोई भी देश पहले प्रयास में यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, इंडिया यहाँ पर पहुँचा है। ठीक है। तो ये सफ़र करने वाला इंडिया पहला राष्ट्र बना। आगे चलते हैं। अगर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पर जो पहला लॉन्च होना था तो साइकिल का यूज कर रहे थे, जो हमारे वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, साइकिल पर लेके गए थे रॉकेट के जो भी पार्ट्स होते हैं, फिर उनको असेंबल किया गया। फिर वैचारिक आधार और संस्थागत नींव देख लेते हैं इसकी। तो 1962 से 1972 के बीच में भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान की परिकल्पना किसने की थी? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। इसलिए इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। फिर हमने किसकी स्थापना की? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इनकॉस्पार, इसकी स्थापना की। और थुम्बा जो केरल में ही है, वहाँ से इसकी स्थापना हुई। यहाँ पर थुम्बा में हमारे पास था टर्ल्स, TERLS। थुम्बा इक्वेटोरियल मतलब भूमध्य रेखा के पास था, इसलिए इस स्थान को चुना भी किया था। रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ये बनाया हमने यहाँ पर। भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों की औपचारिक शुरुआत कब से हुई? 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत ही हमने किसकी स्थापना की? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इनकॉस्पार की स्थापना हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने क्या किया? तिरुवनंतपुरम, केरल में ये जगह है, इसके पास थुम्बा को, इसकी भूचुंबकीय, अब इस थुम्बा को क्यों चूज किया गया, क्यों सिलेक्ट किया गया? तो इसकी जो भूचुंबकीय भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास में स्थित है। दूसरी चीज, पास में एक वाटर बॉडी भी है कि अगर कोई रॉकेट मिस फायर भी हो जाता है तो वो वहां गिरे, जनहानि ना हो। ठीक है। तो भूचुंबकीय भूमध्य रेखा के निकटता के कारण चुना, जो वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए आदर्श था। अब 1963 आ जाता है। तो 21 नवंबर 1963 को भारत ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट वो होता है जो क्या करता है? सेंसर लगे होते हैं, बहुत सारा डेटा इकट्ठा करता है, उस डेटा के आधार पर हम क्या करते हैं? चीज़ों अनुमान लगाते हैं, ट्रेस करते हैं। ठीक है। तो नाइक अपाचे किसने बना के दिया था? अमेरिका ने इसको लॉन्च किया, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने प्राप्त किया था। तो अभी हमारा खुद का सैटेलाइट नहीं था। इसके तुरंत बाद 1965 में थुम्बा में ही अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र SSTC की स्थापना की गई। जिन भी अभ्यर्थियों को टेलीग्राम पर जुड़ना है वो GS रेवोल्यूशन टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें 6600-6700 के लगभग मेंबर हैं। सेम प्ले स्टोर पर है, प्ले स्टोर पर भी टेलीग्राम आप सर्च करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर सकते हो। अब आते हैं और महत्वपूर्ण तारीखें देखते हैं। तो 1962 में इनकॉस्पार की स्थापना हो गई या गठन हो गया। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है ये, उस टाइम पे आता था। इसके बाद 21 नवंबर 1963 थुम्बा केरल से भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे का सफल प्रक्षेपण हुआ। अब इसरो की स्थापना अब हो रही है। 15 अगस्त सबको याद होगा, स्वतंत्रता दिवस है। 1969 को इसरो की आधिकारिक स्थापना हुई। और अभी देखो, इसरो की स्थापना पहले हो गई और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बाद में बनेगा। 1 जून 1972 को
अंतरिक्ष आयोग भी बनेगा सेम डेट में, और अंतरिक्ष विभाग, दोनों का गठन किया जाएगा। और इसका अंतरिक्ष विभाग और आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है आपका, बेंगलुरु में। ठीक, आगे चलते हैं। 19 अप्रैल 1975 भारत के पहले उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट, इसका सोवियत रॉकेट की मदद से प्रक्षेपण किया गया। मतलब उपग्रह ये भारत का था, भारत ने उपग्रह बनाया। दो चीज़ें होती हैं। रॉकेट क्या होता है, बहुत अगर देखें पूरी सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा वजन होता है। रॉकेट होता है 100, 150, 200 टन का, और लंबाई कभी कभी 45 मीटर तक होती है रॉकेट की। मीटर की बात हो रही, 45 मीटर, फीट में चले जाओ तो 130-140 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये रॉकेट होता है। इसमें मैक्सिमम क्या होता है, ईंधन होता है। ईंधन एक किस पे, क्रिया प्रतिक्रिया पर, न्यूटन के थर्ड लॉ पर वो करता है। ईंधन पीछे की तरफ जाता है तो रॉकेट आगे की तरफ होता है, और बहुत ज़्यादा ईंधन जलाना पड़ता है। ठीक है, ये रॉकेट में यहाँ पर लगा होता है पेलोड, जो भी सैटेलाइट है वो पेलोड। रॉकेट में अलग अलग वो होते हैं चरण, इंजन अलग अलग होते हैं। सपोज करो इसका काम है केवल 100 किलोमीटर तक जाना, तो 100 किलोमीटर तक जाएगा ये, और फिर अलग हो जाएगा, फिर ये दूसरा इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। इसका काम है अगले 200 किलोमीटर तक ले जाना, तो यहाँ ले जाएगा। फिर फाइनली इसका काम होगा तो ये क्या करेगा, इसको जो कक्षा है वहाँ तक ले जाएगा, फिर ये अलग होके पेलोड को अलग कर देगा, कक्षा में छोड़ देगा। ये रॉकेट का पूरा काम होता है। ठीक है, तो एक रॉकेट अलग चीज़ है, और पेलोड होता है जो सैटेलाइट रॉकेट यहाँ से लेके जाता है। पेलोड की बात करें तो पेलोड ज़्यादा से ज़्यादा अभी इंडिया ने जो छोड़ा है वो अधिकतम 4 से 5 टन के बीच का छोड़ा है। और रॉकेट का मैंने बताया 200-200, 300-300 टन के रॉकेट भी होते हैं। तो रॉकेट का बहुत वजन होता है, पेलोड का कम होता है। मेन काम पेलोड का होता है, रॉकेट जाता है छोड़ता है, इसके बाद रॉकेट में ऐसी चीज़ें लगाई होती हैं कि वो नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर वो नीचे आके जल के राख हो जाता है। ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। अभी तक जो हो रहा है कि पहला वाला जो रॉकेट है उसमें पेलोड 1963 वाला नाइक अपाचे अमेरिका ने बना के दिया, हमने लॉन्च किया। दूसरा वाला आर्यभट्ट है, तो उसमें हमने क्या किया, पेलोड हमने बनाया, लेकिन लॉन्च किसने किया, सोवियत रूस ने। आगे चलते हैं। 7 जून 1979 को भारत का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो पृथ्वी को देखता है, ये ध्रुवीय कक्षा में छोड़ा जाता है और पृथ्वी का अवलोकन करते हैं। अभी मैं बताऊंगा आगे चल के कक्षाओं के बारे में। भास्कर 1 लॉन्च हुआ। फिर 18 जुलाई 1980, ये इंपॉर्टेंट तारीख है, ये ध्यान रखना। SLV-3 फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। ये हमारा खुद का बनाया हुआ था, हालांकि ये प्रायोगिक था, प्रयोग करने के लिए हमने बनाया था, और प्रयोग सफल रहा था तो आगे हमने फिर चीज़ें डेवलप कर ली। SLV-3 रॉकेट द्वारा रोहिणी, जिसे RS-1 नाम दिया गया, रोहिणी RS-1, ये भी हमारा बनाया हुआ था, दोनों देसी थे। इस उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। यह भारत का पहला स्वदेशी लॉन्च व्हीकल था। आगे चलते हैं। 19 जून 1981 भारत का पहला स्वदेशी संचार उपग्रह। देखो अलग अलग मैं बता ही देता हूँ, 3 टाइप की कक्षाएं होती हैं। एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, जो होता है आपका 160 से 2000 किलोमीटर तक, लो अर्थ ऑर्बिट। फिर अगला होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो होता है, जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट रहता है वो मीडियम डिस्टेंस पर होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी रहती है, 2000 किलोमीटर से 35,786। फिर जो हायर अर्थ ऑर्बिट होती है वो इसी पर होती है कक्षा, जिसे बोला जाता है जियो सिंक्रोनस या तो ट्रांसफर ऑर्बिट, तो जिसे GTO भी बोला जाता है, या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, GEO भी बोला जाता है। ये दोनों स्थित होती हैं 35,786 किलोमीटर पर। ये पृथ्वी की कक्षाएं हैं। अगर पहली वाले में देखें हम, तो इसमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं। इनका काम क्या होता है, पृथ्वी का अवलोकन करना, मैप बनाना, चित्र खींचना, संसाधन जो है उनको देखना, ये सब काम होता है रिमोट सेंसिंग का। दूसरी वाली जो अगर हम ऑर्बिट देखें, ए वाली, इसमें अगर कोई सैटेलाइट डाला जाता है तो उसका मेन काम क्या होता है, नेविगेशन। नेविगेशन मतलब जो आप GPS यूज करते हो, मैप वगैरह, ये सब काम करना। तीसरे वाली का काम होता है कम्युनिकेशन, जो आप फ़ोन, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, इन सब का यूज करते हो, है ना, TV, रेडियो वगैरह इसका यूज करते हो, ये तीसरा वाला हो गया। ये पूरा इसका काम होता है।
ठीक है, आगे चल के और डिटेल में देखेंगे। 3 अप्रैल 1984 को विंग कमांडर राकेश शर्मा, सोवियत यूनियन ने अपना अंतरिक्ष में विमान भेजा था, उनके यात्री भी गए थे, वो भारत से राकेश शर्मा गए थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। 17 मार्च 1988 को पहले परिचालन रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग 1A का प्रक्षेपण किया गया। ये महत्वपूर्ण तारीखें थी। अब आ जाते हैं और डिटेल में। तो प्रयोगात्मक चरण देखते हैं। 1975 से 1980 के बीच में क्या हुआ। आर्यभट्ट प्रथम भारतीय उपग्रह था। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। हालांकि इसे सोवियत यूनियन उस टाइम पे जो था USSR, इसके प्रक्षेपण यान का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। लेकिन इस उपग्रह का जो डिजाइन था वो पूर्णतः स्वदेशी था, जो सैटेलाइट था वो स्वदेशी था। इससे भारतीय वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण अनुभव मिला। फिर 2 प्रोग्राम चले, साइट और स्टेप। इसमें क्या हुआ, 1975-76 में साइट का फुल फॉर्म देख लीजिए, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। अमेरिकी उपग्रह का उपयोग किया गया इसका, और इस कार्यक्रम ने भारत के 2400 गांवों में शैक्षिक टेलीविजन पहुंचाया। मतलब टीवी पर जो शिक्षा वगैरह दी जाती है, सारी चीज़ें वो हर जगह पहुंची। इसके बाद 1977 से 79 के दौरान सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट स्टेप का आयोजन किया गया। इसने क्या किया, जो घरेलू दूरसंचार प्रणाली हैं इनकी नींव रखी। जो भी आप टेलीफोन उस टाइम पर यूज होते थे, इन सब की नींव रखी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रक्षेपण यान का विकास। प्रक्षेपण यान का मतलब होता है रॉकेट, जिससे किसी चीज को प्रक्षेपित किया जाता है और वो उसको पृथ्वी की कक्षा में लेके जाता है। तो पहला जो रॉकेट का विकास हमने किया था वो था SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। SLV-3 भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था। 22 मीटर ऊंचा था और 17 टन वजनी यान था। मतलब इसका जो रॉकेट है उसका ये वजन था 17 टन। ये जो पेलोड ले जा सकता था उसकी क्षमता देखो कितनी थी, जो 40 किलोग्राम तक के पेलोड को निम्न पृथ्वी कक्षा, जो मैंने बताया 160 से 2000 किलोमीटर तक, इसे ध्रुवीय कक्षा भी बोला जाता है, क्योंकि ये नॉर्थ टू साउथ पृथ्वी ऐसे है, तो ये जो ध्रुवीय कक्षा जो होती है वो ऐसी होती है, नॉर्थ टू साउथ वाली। और लो अर्थ ऑर्बिट भी इसे बोला जाता है, या सूर्य तुल्यकालिक भी इसे ही बोला जाता है, सूर्य तुल्यकालिक। इसमें क्या होता है ना, कोई सैटेलाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो 90 मिनट से 120 मिनट के बीच में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, इतना फास्ट होता है। तो 40 किलोग्राम तक के पेलोड को निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित करने में सक्षम था। अब इसमें ईंधन का, रॉकेट में मेन काम क्या होता है, कौन सा ईंधन यूज कर रहे हैं। शुरुआत हमने की थी ठोस से, फिर हमने खुद का विकास इंजन बनाया, उसका नाम ही है विकास इंजन। इसमें हमने तरल ईंधन यूज करने की टेक्नोलॉजी बना ली। आगे चल के हमें पता चला या हमें ज़रूरत पड़ी क्रायोजेनिक, एक स्टेज होती है आखिरी स्टेज क्रायोजेनिक इंजन वाली। जैसा मैंने बोला अलग अलग इंजन लगे होते हैं, अलग अलग स्टेज पर या अलग अलग दूरी पे जाके काम करते हैं। तो क्रायोजेनिक का मतलब, जहाँ पर क्रायो शब्द आए उसका मतलब है कि -190 या -196 या 7 इतना टेम्परेचर चाहिए होता है। ये होता है क्रायोजेनिक स्टेज, द्रव नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है, इस पर एक काम करता है। और ये क्या करता है, आखिरी में बहुत ज़्यादा स्पीड को बूस्ट कर देता है, जिससे कि ज़्यादा पेलोड ले जा सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से काम किया जा सकता है। इसकी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं थी। इंडिया ने मांगी, रूस से मांगी, लेकिन अमेरिका वगैरह ने, यूरोप ने मना कर दिया, रूस ने भी नहीं दी। तो इंडिया ने खुद का इंजन विकसित किया और काफ़ी समय हो गया इंडिया के पास खुद का क्रायोजेनिक इंजन है, अब उसका यूज होता है। ठीक है, तो शुरुआत हमने किससे की, ठोस प्रणोदक यानी ठोस ईंधन से। 4 चरणों वाला ये रॉकेट था। मील का पत्थर क्या हुआ इसमें, 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित कर दिया, जिससे भारत प्रक्षेपण क्षमता रखने वाला चुनिंदा देशों में शामिल हो गया। इसका एक बिल्कुल बढ़िया सा फैक्ट बताते हैं, अगर इंडिया की तरक्की देखनी है स्पेस सेक्टर में, तो पाकिस्तान के पास अभी भी खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला व्हीकल नहीं है, खुद का ऐसा रॉकेट नहीं है।
वो अपने सैटेलाइट किससे लॉन्च करवाता है? चीन से। सोचो इंडिया ने कब 1980 में बना लिया था, ठीक है। फिर अगला ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV। ASLV को 150 किलोग्राम, अगर हम देखें ना इंडिया को जो इतने आगे ले गया, इतना इंडिया का नाम है, उसमें इसरो का बहुत बड़ा योगदान है। इसरो के सारे साइंटिस्ट आपके परमाणु जो परीक्षण है, डॉक्टर कलाम कहाँ से थे? इसरो से थे, उसमें थे। इन्होंने परमाणु परीक्षण किया तो इंडिया को आज कोई धमका नहीं पाता है, बहुत बड़ी शक्तियों में नाम लिया जाता है। 1980 में गिने चुने देश हैं जो रॉकेट, अपना खुद का रॉकेट है जिनके पास लॉन्च कर सकते हैं, 1980 में ही बना लिया था। इस टाइम तो इंडिया की क्षमता, मंगलयान भेज दिया मंगल पर, दुनिया का तीसरा या चौथा देश था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहले, तो मतलब इसरो ने जो इंडिया की दुनिया भर में जो इमेज बनाई है, उससे लोगों को ये एहसास हुआ कि इंडिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है। खास तो छोटा मोटा जनसंख्या से नहीं होता है, जनसंख्या तो अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाओ, है ना, बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या से कुछ नहीं होता है, टेक्नोलॉजी से होता है, तरक्की से होता है। तो ये सारी चीज़ें, इसरो का बहुत बड़ा योगदान है इंडिया की इमेज बनाने में। फिर ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV को 150 किलोग्राम वर्ग के उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया, और इसमें चरण एक बढ़ गया 5 चरणों वाला, और सारे चरणों में हम ठोस ईंधन यूज कर रहे थे। फिर बनाया हमने PSLV, जहाँ पर पोलर का आ जाए, मतलब ध्रुवीय कक्षा की बात हो रही है। ध्रुवीय कक्षा मतलब 160 से 2000 किलोमीटर तक। लो अर्थ ऑर्बिट, या जिसे बोला जाए सूर्य तुल्यकालिक कक्षा है, सब एक ही चीज़ है। तो PSLV का यूज किस लिए किया जाता है? लो अर्थ ऑर्बिट में किसी रॉकेट को, सैटेलाइट को भेजने के लिए। यह तरल इंजन चरणों को शामिल करने वाला पहला भारतीय रॉकेट था। अभी तक हम ईंधन कौन सा यूज कर रहे थे? ठोस। अब हमने बना लिया खुद का विकास इंजन, तो अब हम तरल ईंधन भी यूज करने लगे। तो 2 इंजन लगे होंगे, एक इंजन पहले ठोस का यूज करेगा, कुछ दूरी तक ले जाएगा, दूसरा फिर स्टार्ट हो जाएगा वो तरल का यूज करेगा। तकनीकी निर्देश इसमें क्या थे? तो ऊंचाई देखो कितनी बढ़ गई, इस रॉकेट की ऊंचाई है 44.4 मीटर, और 320 टन लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान है। मतलब रॉकेट का पूरा टोटल जो वजन है जब वो उठता है ज़मीन से, 320 टन। इसके अलग अलग वेरिएंट है, एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज वाले की बात हो रही है यहाँ पर। 4 चरणों वाला रॉकेट है। 4 चरण कौन से हैं? ठोस तरल ऐसे होगा। तो प्रथम चरण में 138 टन ठोस प्रणोदक ईंधन का यूज और 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगे हुए हैं। द्वितीय चरण में जो हमने विकास इंजन बनाया था जिसमें तरल ईंधन का यूज हो रहा था, वो लगा दिया हमने, तो 40 टन तरल प्रणोदक का यूज हो रहा। तृतीय चरण में 7 टन फिर से ठोस प्रणोदक, और चतुर्थ चरण में 2 तरल इंजन जो कक्षा में सटीक प्लेसमेंट सुनिश्चित करते हैं। मतलब आखिरी चरण है तो लास्ट में स्टार्ट होगा, कक्षा में सैटेलाइट को छोड़ देगा। क्षमता PSLV की कितनी है? 1750 किलोग्राम तक के उपग्रहों को 600 किलोमीटर तक की सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा, जैसा मैंने बोला ध्रुवीय कक्षा भी सेम है, सूर्य तुल्यकालिक भी सेम है, लो अर्थ ऑर्बिट भी सेम है, इसमें स्थापित कर देता है। फिर अगला हमने बनाया जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV। GSLV का मतलब जियो सिंक्रोनस जो ऑर्बिट होती है वो कहाँ पर है? 35,786 पर। इतने किलोमीटर तक हमें छोड़नी पड़ेगी, इसका मतलब ये हायर अर्थ ऑर्बिट है। तो GSLV को भारी संचार उपग्रहों को भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा, GTO का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। मतलब हम छोड़ देंगे इसको तो ऑर्बिट अपने आप ट्रांसफर होती रहती है। सपोज करो ऑर्बिट ऐसे काम करती है, मैं बताता हूँ, ऐसे ऑर्बिट होती है। तो हम इसको इस वाले में हमने छोड़ दिया, सपोज करो ये वाला है, और थोड़ा मैं बना देता हूँ, ऐसे ऑर्बिट है, ठीक है। और यहाँ पर है आपकी पृथ्वी मैन, ठीक। तो हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया, भूमि की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की नहीं। यहाँ पे छोड़ दिया, इस ऑर्बिट में गया, ये घूमेगा घूमेगा, और फिर जहाँ पर ये दूसरी कक्षा से मिल रहा होगा ये शिफ्ट कर देगा, तो दूसरे ऑर्बिट में पहुँच जाएगा, फिर चलेगा तीसरे में। तो ऐसे ही करके जो हमने मंगलयान भेजा था वो ऐसे ही भेजा था। हालांकि कक्षाएं ऐसी होती हैं, ऐसे होता है एक, ये होती हैं कक्षाएं। तो सपोज करो कि हमारा पृथ्वी यहाँ है
हमें किसी इस कक्षा में भेजना है किसी चीज़ को, तो हम क्या करेंगे, जो पास वाला होगा यहाँ पे इसको भेज देंगे। पृथ्वी सपोज करो यहाँ है, काफ़ी दूर है, तो जो सबसे पास वाली ऑर्बिट होगी इसमें हमने भेज दिया इसको। अब ये यहाँ से घूमेगा, ऐसे करके जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा बिंदु पे, हम इसको क्या कर देंगे, बूस्ट कर देंगे, दूसरी कक्षा में चला जाएगा, फिर इसमें घूमेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा घूम के पूरा, फिर बूस्ट कर देंगे। ऐसे करके हमने मंगलयान को ले जाके मंगल की कक्षा में स्थापित किया था। आगे चलते हैं। विशेषताएं और वेरिएंट, जो आपका GSLV है इसकी कई सारे वेरिएंट हैं, जैसे मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। अब इसी को नाम मार्क 3 को नाम हमने क्या दे दिया है, LVM-3। तो मार्क 1 और 2 में क्या था, इसमें पहले रूसी जो था, रूस से हम क्रायोजेनिक इंजन लेते थे। रूस ने हमें टेक्नोलॉजी नहीं दी थी लेकिन इंजन की हेल्प कर देता था, और बाद में हमने फिर क्या किया, स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज का उपयोग किया। क्रायोजेनिक तकनीक में क्या होता है, तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन को बहुत कम तापमान पर यह उपयोग करता है, जिससे जो ठोस ईंधन होता है इसकी तुलना में कम से कम 1.5 गुना अधिक दक्षता मिल जाती है। और रॉकेट में, जैसा मैंने बोला है, रॉकेट में सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ क्या है कि अगर रॉकेट में आप ईंधन जितना ज़्यादा भर दोगे उतनी ज़्यादा उसकी गति बढ़ जाएगी, उतनी क्षमता बढ़ जाएगी, लेकिन ईंधन भरने की एक लिमिट होती है ना। तो हमें ऐसा ईंधन चाहिए जो उतनी ही दक्षता रहे लेकिन ईंधन कम हो, जिससे रॉकेट का वजन कम हो जाए। पेलोड क्या है इसका, कि 2.5 टन वर्ग के उपग्रहों को GTO में ले जा सकता है। हालांकि इसका जो मार्क 3 है और LVM-3 तो अब 10,000 यानी 10 टन 10,000 kg तक ले जा सकता है, अभी बताऊंगा मैं। फिर हमने इसी का मार्क 3 को हमने नाम क्या दे दिया है, GSLV मार्क 3 या फिर लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LVM-3। यह भारत का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है, जिसे चंद्रमा और मंगल जैसे अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए उपयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग संरचना देख लेते हैं LVM-3 की या GSLV मार्क 3 की क्या होता है। तो शुरुआत में ऐसे होता है ये रॉकेट, में बता देता हूँ। यहाँ पर ये रॉकेट है आपका, यहाँ पर हम बूस्टर लगा रखते हैं इसके साथ। शुरुआत में ये बूस्टर पहले बूस्ट होते हैं और यहाँ से इसको गति दे देते हैं, वो बूस्टर जल के अलग हो जाते हैं, गति पहुँच गया, फिर रॉकेट, फिर इसकी अलग अलग स्टेजें हैं रॉकेट की सब, ठीक है। और आखिरी स्टेज वही क्रायोजेनिक वाली है। तो इसी की बात कर रहा है कि 2S-200 ठोस बूस्टर होते हैं, प्रत्येक में 205 टन ठोस प्रणोदक होता है। फिर L-110 तरल कोर होती है इसकी, पहले ठोस बूस्टर हो गए, फिर तरल कोर, 2 विकास इंजनों द्वारा संचालित। जहाँ पर तरल ईंधन की बात हो मतलब विकास इंजन की बात हो रही, ठीक है। 110 टन तरल ईंधन भरा होता है। फिर C-25 क्रायोजेनिक स्टेज होती है, आखिरी स्टेज। इसमें उच्च थ्रस्ट वाला CE-20 इंजन लगा होता है, जो 28 टन क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग करता है। अब क्रायोजेनिक में देखो कितना कम, ठोस में सबसे ज़्यादा ईंधन का उपयोग हो रहा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तरल में उसका आधा हो गया और क्रायोजेनिक में उसका 1/4 हो गया होगा। इसका देखें तो 1/8 हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं और इनको फिर से। SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 प्रायोगिक तौर पर हमने उपयोग किया था, 40 किलोग्राम तक वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता था, और प्रमुख मिशन जो हमने इससे कंप्लीट किया वो था रोहिणी। फिर PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परिचालन में अभी भी है, ये 3800 किलोग्राम तक ले जा सकता है, लेकिन किस में, लो अर्थ ऑर्बिट में, और 1425 किलोग्राम GTO में, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, जो 35,786 किलोमीटर पे। और इससे जो हमने मिशन किए वो मंगलयान और चंद्रयान 1। फिर GSLV मार्क 2 परिचालन में है, 5000 किलोग्राम तक लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है और 2250 किलोग्राम GTO में। इससे हमने इंडियन सैटेलाइट सिस्टम, इनसैट मतलब जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं वो छोड़े, ठीक है। इनसैट 3DR इसका उदाहरण है। फिर LVM-3 भी बोलते हैं इसको, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या GSLV मार्क 3 भी बोला जाता है। ये आ गया भारी लिफ्ट, मतलब भारी वजन को ये लिफ्ट कर सकता है। 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ये लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकता है, और 4000 किलोग्राम तक का पेलोड ये GTO में, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेज सकता है। और चंद्रयान 3 इसी से लॉन्च किया था हमने। फिर एक हमने प्राइवेट कंपनियों के लिए बनाया है, इसका विकास हो रहा है अभी, SSLV
स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के सैटेलाइट बड़े स्मॉल से होते हैं, ठीक है, छोटी कक्षा में भेजने होते हैं उनको लो अर्थ ऑर्बिट में। तो 500 किलोग्राम तक का ये पेलोड ले जा सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट में जा सकता है, और US-7 इससे हमने भेजा है। आगे चलते हैं, अब उपग्रह की श्रृंखलाओं के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा उपग्रह क्या काम करता है। इनसेट, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग, इनसेट का इंडियन सैटेलाइट सिस्टम, और नाविक जानते हो नेविगेशनल थ्रू इंडियन कॉन्स्टेलेशन। इसरो ने अनुप्रयोग आधारित उपग्रह प्रणालियों का एक विशाल नेटवर्क बनाया है। इनसेट और जीसेट जो होते हैं वो होते हैं संचार उपग्रह, ठीक है। ये होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम, जीसेट का मतलब इनसेट का इंडियन सैटेलाइट सिस्टम। इनसेट प्रणाली एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार प्रणालियों में से एक है। दोनों टाइप के जो उपग्रह होते हैं वो संचार उपग्रह होते हैं, और संचार उपग्रह जानते हो किसमें 35,786 वाली कक्षा में जाएंगे, जिसे बोला जाता है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, ठीक। इनसेट 1B 1983 में इसने क्या किया, भारत में टीवी, रेडियो, मौसम विज्ञान सेवाओं में क्रांति ला दी थी। 1983 में हमने इसको स्थापित किया था कक्षा में। जीसेट श्रृंखला वाले उच्च क्षमता वाले संचार उपग्रह हैं, जैसे GSAT-24 बहुत ज़्यादा वजनी था, 4 टन से ज़्यादा। जैसे आधुनिक उपग्रह डिमांड ड्रिवन, मतलब जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड हुई उसी टाइप का उपग्रह बना के हमने इसको भेज दिया और वो काम करने शुरू कर दिया। फिर दूसरे टाइप के होते हैं रिमोट सेंसिंग। भारत के पास नागरिक उपयोग के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूह है। बहुत सारे रिमोट सेंसिंग उपग्रह हैं हमारे। IRS-1A है, जैसे इंडियन रिमोट सेंसिंग 1A 1988 में छोड़ा था, भारत का पहला परिचालन रिमोट सेंसिंग उपग्रह था। इसी का उदाहरण में जाए तो रिसोर्स सेट और कार्टोसेट। काम क्या होता है, काम से समझ में आ जाएगा ये क्या काम करते हैं। कृषि के लिए, शहरी नियोजन के लिए, रक्षा मानचित्रण के लिए, मतलब ये लो अर्थ ऑर्बिट में 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में होते हैं। पृथ्वी का परिक्रमा ध्रुवीय उपग्रह कक्षा होती है, उसमें लगाते हैं 90 मिनट से 120 मिनट के अंदर ये लगा लेते हैं। पृथ्वी की फोटो लेनी हो, मानचित्र बनाना हो, फसल की जानकारी, कहाँ फसल बर्बाद हुई, कहाँ नहीं, कहीं कोई घटना हो रही है उसकी जानकारी, ये सब काम इसका होता है ना। जो भी हम देखते हैं ना, जैसे वनों का है तो वनों का सर्वे करना है तो भी इसी से ही होगा। शहरी नियोजन हमें करना है तो हम क्या करते हैं, शहर का पूरा सैटेलाइट से पूरा मानचित्र बना, कहाँ गया, कहाँ घनी बस्ती है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या है, ये सब काम इससे होता है। फिर तीसरा है नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। नाविक भारत की क्या है, दुनिया भर में आपने देखा होगा GPS यूज होता है, अमेरिका का है ग्लोनास, चीन का बाइडू, ये सब यूज हो रहे थे। भारत के पास अपना खुद का एक प्रकार से जैसे बोलते हैं ना नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम नहीं था। दूसरे का यूज करना, सपोज को कारगिल युद्ध हो रहा था और अमेरिका ने GPS देना बंद कर दिया, अब क्या करेंगे, हमें पता ही नहीं लोकेशन कहाँ बैठे हैं आतंकवादी, कैसे करना है, हमारे विमान उड़ रहे तो लोकेशन नहीं मिल पा रही। जब ये दिक्कतें आई कारगिल से, तो इंडिया ने ये चीज़ ठान ली थी कि हमें खुद का एक नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम विकसित करना, और अब इंडिया ने नाविक के थ्रू विकसित कर लिया है। जो इंडिया का पूरा एरिया है वो तो कवर करते ही करता है, 1500 किलोमीटर आसपास का एरिया, मतलब पाकिस्तान वगैरह तो पूरा समेट देता है, ठीक है। इसमें 7 उपग्रहों का समूह शामिल है जो भारत और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर क्षेत्र में सटीक स्थिति डेटा प्रदान करता है। इसके 2 टाइप के हैं, एक तो है आम पब्लिक यूज के लिए और दूसरा रेस्ट्रिक्टेड जो सेना वगैरह के यूज के लिए। इसलिए तो भारत को पता था। अभी समझो भारत की 1-2 सैटेलाइट अभी भारत के विफल हो गए, हाल ही में हुए हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्षमता बढ़ जाती। भारत ने जो बंकर था आपका, कहाँ पर बंकर था, रावलपिंडी, नूर खान एयरवेस इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद रावलपिंडी में, यहाँ पर है क्या, यहाँ की सेना का हेडक्वार्टर। तो इन्हीं के आसपास है नूर खान एयरबेस, जहाँ से इनकी सेना ऑपरेट करती, यहीं पर इनकी कमांड सेंटर था, न्यूक्लियर कमांड सेंटर। ये लोग बंकर में बैठे हुए थे और बंकर इतना स्टील वाला था कि कोई मिसाइल उसको भेद नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ पर एक AC लगी हुई थी, AC का स्थान था, सोचो, वो भी साइड से। इंडिया ने इतने टारगेट से किया कि जो AC वाला होल था ना, इससे गई थी मिसाइल, और पूरे जितने आदमी थे वहाँ पर, सुना ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ अमेरिकन भी थे, ये सब वाष्प बन गए थे सारे के सारे।
50 मतलब 40-50 आदमी यहाँ पे एक ही बार में मारा गया। तो पूरी दुनिया चौंक गई कि इतना सटीक कैसे कोई मार सकता है। कि एक एसी का होल, वहाँ से हमने मिसाइल अंदर भेज दी। बाकी अगर ऊपर नीचे भेजते तो नहीं भेज पाती, इतनी मोटी मोटी इन्होंने स्टील की परतें लगा रखी थी, बंकर ऐसे बना रखा था। तो ये है, और ये सब सैटेलाइट का कमाल था। हाल ही में हमने क्या है, NVS-01 और NVS-02, आप लोगों को बताना है इनमें से कोई एक फेल हुआ है तो कौन सा वाला फेल हुआ है, NVS-1 या NVS-2, जैसे दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों को शामिल किया है। फिर गहरे अंतरिक्ष मिशन देख लेते हैं। चंद्रयान-1 2008 में, डेट याद रखना, डेट पूछी जाती है, किस यान के द्वारा गया था वो पूछा जाता है। तो 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C-11 द्वारा लॉन्च किया गया था। यह मिशन भारत का पहला चंद्रमा मिशन था। इसने क्या खोज की, तो इसने मून मिनरलॉजी मैपर M3 इसमें लगा था एक पेलोड, ठीक है। इसके द्वारा चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं मतलब पानी की खोज की, H2O और हाइड्रोक्सल की उपस्थिति की पुष्टि की। उपकरण इसमें क्या लगे थे, भारत के भी लगे थे, नासा के भी लगे थे, ESA क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसके भी लगे थे, बुल्गारिया, टोटल 11 उपकरण लगे थे। बस इन्हीं में से अगर कोई क्वेश्चन इससे आएगा, इनमें से ही आ जाएगा, क्या खोज की, किस व्हीकल के द्वारा गया था, कब गया था। फिर मंगलयान, जिसे हमने नाम दिया था मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में, 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25, तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से गया था, ध्यान रखना। और ये वाला भी आपका किससे गया था, ये वाला भी आपका PSLV से गया था, ठीक है। तो 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 द्वारा लॉन्च किया गया। मंगलयान भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन था, क्योंकि 2 ग्रहों के बीच में ये मिशन था ना, तो पहला था ऐसा। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना, कोई भी देश पहले प्रयास में नहीं पहुंचा था। अब इसने क्या खोज की, तो मंगल के बाह्य वायुमंडल में ऑर्गन 40 गैस की खोज की, और मंगल के पूर्ण चक्र की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें भी इसने प्रदान की भारत को। फिर चंद्रयान-2 हमने भेजा था। चंद्रयान-2 एक प्रकार से मतलब आंशिक रूप से सफल हुआ था। 2-3 चीज़ें होती हैं, देखो समझो, ये चंद्रमा है, किसी भी ग्रह का जब उसका वेट होता है तो उसका होता है गुरुत्वाकर्षण जी। हर ग्रह की अपनी एक कक्षा होती है। इस कक्षा में अगर कोई चीज़ आई तो वो इसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बाहर नहीं जा पाती, वो कक्षा में ही घूमने लगती है, ये उसकी स्पीड होती है, ठीक है। अब हम जब कोई यहाँ से पेलोड भेजते हैं तो पेलोड में क्या होता है, एक होता है आपका ऑर्बिटर। ऑर्बिटर का काम क्या होता है, इसकी ऑर्बिट में पहुंच जाता है, यहीं रह जाता है, घूमता है, यहाँ से इसमें कैमरे वगैरह जो भी चीज़ें लगी होती हैं इसकी फ़ोटो लेगा, इसके वायुमंडल को नापेगा, सेंसर लगे होते हैं, वो सारी चीज़ें ऑर्बिटर। एक होता है फिर लैंडर, दूसरी चीज़ होती है लैंडर। लैंडर एक प्रकार का वाहन है, इस लैंडर के अंदर रखा होता है, ये जैसे ये वाहन है, ठीक है, ऐसे इसमें लगा होता है। इस लैंडर के अंदर रखा होता है रोवर। तो एक जो भी रॉकेट हम छोड़ते हैं उसके साथ 3 टाइप की चीज़ें जाती हैं। पहला ऑर्बिटर जो ऑर्बिट में घूमता है, दूसरा लैंडर होता है, लैंडर जैसा नाम है उसका, वो उसकी सतह पर लैंड करता है। लैंड करने के बाद ये वाहन है, वाहन का इतना काम है पहुंचा दिया, फिर यहाँ से रोवर निकलेगा यहाँ से, और फिर ये सतह पर चल के जो भी इसमें इक्विपमेंट लगे होते हैं, ड्रिलिंग वाले लगे होते हैं तो मिट्टी के नमूने लेता है, वहीं पर परीक्षण करता है, फोटो भेजता है, घूम घूम के जो भी चीज़ें। तो 3 चीज़ें। तो जो हमारा चंद्रयान-2 था उसमें लैंडर जो था हमारा, जो ऑर्बिटर था वो तो पहुंच गया था ऑर्बिट में, घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है। जो हमारा लैंडर था, विक्रम लैंडर जिसका नाम था, वो लैंडर क्या किया था, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, हार्ड लैंडिंग हुई, मतलब गिर गया कहीं पर, और गिर गया अगर तो फिर उससे ये रोवर सही से नहीं, अगर वो उतरा वहाँ पे तो रोवर बाहर निकल ही नहीं पाया और कांटेक्ट हमारा छूट गया, हो सकता है टूट गया, कुछ नुकसान हो गया। अगर ये सही से लैंड होता है जैसे चंद्रयान-3 में हुआ था, तो फिर रोवर इससे निकलेगा बाहर, वहाँ घूमेगा, नमूने इकट्ठा करेगा, जो कि चंद्रयान-3 वाला हमारा कर रहा है, ठीक है। तो चंद्रयान-3 में क्या हुआ, 2014 जुलाई 2023 को LBM-3M4, ये भी पूछा जाता है, अभी पूछा गया पिछली कुछ परीक्षाओं, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। सॉफ्ट लैंडिंग हुई इसकी 23 अगस्त 2023 को।
इसके लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। अब आपको बताना है कि जिस स्थान पर ये लैंड किया उसको मोदी जी ने कुछ नाम दिया है और विज्ञान दिवस भी कुछ ऐसा एक दिवस भी बताया है कि कौन सा दिवस हम मनाएंगे, अंतरिक्ष दिवस जो भी हो। आपको ये दोनों चीज़ें कमेंट में बतानी है कि उस स्थान को क्या नाम दिया और कौन सा दिवस उन्होंने घोषित किया था। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। फिर खोज इसने क्या की, रोवर जो है इसके साथ गया था प्रज्ञान। इसने चंद्रमा की मिट्टी में सल्फर और अन्य खनिजों की उपस्थिति की पुष्टि की। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है आदित्य L1 मिशन। आदित्य के साथ सूर्य का पर्यायवाची है। L1 होता है, लैग्रांजे बिंदु होते हैं पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में टोटल 5 लैग्रांजे बिंदु हैं पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में हम अगर देखें तो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये सूर्य है जैसे, तो 5 लैग्रांजे ऐसे बिंदु हैं L1, L2, L3, L4, L5, जिनमें इन दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो मैनेज करता है जो सैटेलाइट हमने छोड़ा उसके अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, ठीक है। इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे से कैंसिल कर देता है और इतना होता है कि ये इसको संतुलन में रखता है। इससे क्या होता है कि कोई सैटेलाइट अगर हम यहाँ पे छोड़ देते हैं तो उसको बहुत कम ईंधन की जरूरत होती है, वर्षों तक वो नमूने इकट्ठे कर पाता है। पहली चीज, अगर दूरी की बात करें तो L1, L2, L4 और L5, केवल L3 को छोड़ के इसकी दूरी होती है 15 लाख किलोमीटर पृथ्वी से, और L3 की है 30 लाख किलोमीटर। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कि जब L1 पर कोई चीज़ हम छोड़ते हैं तो ईंधन की एक तो नॉर्मली ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप वो वहाँ पर बना रहता है। दूसरा चीज़ वो स्थिर रहता है एक ही पॉइंट पर, लगातार देखता है। तीसरी चीज़ जो सूर्य ग्रहण वगैरह होते हैं ना, इस बिंदु पर अगर कोई सैटेलाइट है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, वो लगातार बिना सूर्य ग्रहण के देख सकता है। जिससे क्या करते हैं कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो इसके जो कोरोना होती है सूर्य की कोरोना, वो क्या करता है, गामा रेज छोड़ता है। तो इसका भी अध्ययन करें, सूर्य का जो किरीट या कोरोना होता है इसके अध्ययन के लिए हमने इसको भेजा है। ये सारा सिस्टम, ठीक है। तो आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है। इससे पृथ्वी सूर्य प्रणाली के लैग्रांजे बिंदु L1 पर स्थापित किया गया है ताकि बिना किसी बाधा के सूर्य का अध्ययन किया जा सके। बस इतना ही है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अब सुधार और निजीकरण के बारे में अगर देखें तो इन स्पेस बनाई है हमने एक, जिसमें क्या है इसरो भी है और बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों के लोग भी हैं इसके बोर्ड में। इनका काम क्या है कि जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, निजी कंपनी मेनली समझो कि इनका मतलब है कि इसरो का काम क्या रहना चाहिए। करंट गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इसरो का काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे, नए इंजन का विकास करे, नई चीज़ें, नए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इस सब का। और जो इंजन बनाना, रॉकेट इंजन बनाना है, सैटेलाइट बनाना है, जो ऑलरेडी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, वो काम हम किसको सौंप दें, निजी कंपनियों को। तो इसरो की बहुत सारी ऊर्जा बच जाएगी तो वो नई चीज़ों में लगेगी। इसके लिए हम क्या अंतरिक्ष नीति नई लेके आए हैं और उसी के लिए हमने इन स्पेस बनाया। तो स्वतंत्र नियामक संस्था है जो निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष गतिविधियों को अधिकृत और प्रोत्साहित करती है। इसके पहले इसकी एक वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स हुआ करती थी, उसकी उससे भी ज़्यादा अच्छा अब इन्होंने इन स्पेस बना दिया। दूसरा इन्होंने स्थापना की NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, 2019 में। इसरो की वाणिज्यिक शाखा है जो परिचालन मिशनों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार है। इसरो ना बहुत सारे प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण कर देती है उद्योगों को। जैसे मैंने बैटरी वाला बनाया था कि जो लिथियम आयन बैटरी है जो बहुत ज़्यादा चलती है इस टाइम पे, वो इसरो ने सबसे पहले उसकी सारी चीज़ें खोज की थी, विकास किया था, फिर उद्योगों को दे दिया। भारतीय अंतरिक्ष नीति, तो नीति का मेन उद्देश्य क्या है, 2023 में आई एक तो पहली चीज़ कि इसरो को परिचालन कार्यों से हटाकर अनुसंधान और विकास पर केंद्रित किया जाए। और जो गैर सरकारी संस्थाएं मतलब प्राइवेट कंपनी, इनको रॉकेट बनाने, लॉन्च सेवाएं देने और उपग्रह स्वामित्व रखने की अनुमति देती है ये नीति। निजी क्षेत्र में कुछ कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं, उनका नाम पता होना चाहिए, जैसे स्काई रूट है। 18 नवंबर 2022 को इसने विक्रम एस नामक एक रॉकेट का प्रक्षेपण किया जो भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च था। अग्निकुल है, अग्निकुल कॉस्मोस। 30 मई 2024 को अग्निबाण सॉर्टेड ने दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ उड़ान भरी।
ठीक है। 3D प्रिंटेड क्या होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसकी लेयर हटा के बनाते हैं। कोई भी चीज़ बना, लोहा है काट के हम क्या उसकी लेयर हटा के कोई चीज़ बनानी है ना, काटना पड़ता है। 3D प्रिंटेड में क्या करते हैं, हम लेयर जोड़ के बनाते हैं। एक मशीन होती है, जैसे मेहंदी नहीं लगाते हो तो मेहंदी लगाते क्या, कुछ चीज़ें छोटा मटेरियल छोड़ते जा रहे हो, अपने आप चीज़ें बनती जा रही, ऐसे काम होता है। सातवां है तकनीकी प्रणोदन और इंजीनियरिंग क्षेत्र में भारत ने क्या तकनीकी विकास किया, तो दो ही हैं, एक विकास इंजन का विकास किया, दूसरा क्रायोजेनिक इंजन का। इसरो का मेन इंजन यही है, विकास इंजन, जो PSLV GSLV या LVM मार्क 3 में उपयोग किया जाता है। थ्रस्ट की बात करें, हम लोग देख रहे थे कि रॉकेट इंजन जो है भारत ने, जेट इंजन नहीं बना पाया, हमें थ्रस्ट कितना चाहिए, 100 से 120 किलो न्यूटन, लेकिन रॉकेट इंजन जो हमने बनाया उसका थ्रस्ट कितना है, 800 किलो न्यूटन से 850 किलो न्यूटन। अभी ये क्यों नहीं हो पाया, तो जेट इंजन में क्या है, हमें वजन, रॉकेट का वजन हम कितना है, 320 टन 400 टन तक हो जाता है, यहाँ पर हमें वजन बहुत नियंत्रित रखना होता है, इसलिए ये चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं हो पा। किस ईंधन का यूज होता है इसमें, विकास इंजन में, तो UDMH अनसिमेट्रिकल डाईमेथिल हाइड्रोजन, और N2O नाइट्रोजन, जो मैंने बोला नाइट्रोजन रॉकेट ईंधन से भी निकलता है, रॉकेट से, तो नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा है यहाँ पर, N2O4। इसके बाद क्रायोजेनिक इंजन CE 7.5 और CE 20। इसमें क्या है, क्रायोजेनिक इंजन का विकास भारत के लिए सबसे कठिन तकनीकी चुनौती थी, लेकिन भारत ने कर लिया। CE 20 कहाँ यूज होता है, तो LVM-3 जो रॉकेट है इसके ऊपरी चरण के लिए उपयोग किया जाता है। देख रहे हो ऊपरी चरण में कितना थ्रस्ट दे देता है, 200 किलो न्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न कर देता है, और कितने ईंधन में, 28 टन ईंधन में केवल। इसरो के सभी प्रमुख केंद्र देख लेते हैं, तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का हेडक्वार्टर है, ये दोनों कहाँ हैं आपके, बेंगलुरु में, कर्नाटक के। पूरा नाम डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस या इसरो हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। अंतरिक्ष भवन भी इसे बोला जाता है। स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना कब हुई थी, जून 1972 में। मुख्य कार्य इसका क्या है, अंतरिक्ष कार्यक्रम की नीति बनाना, समन्वय करना, लॉन्च व्हीकल बनाना, सैटेलाइट बनाना, अनुसंधान और राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। दूसरा जो इसरो का सेंटर है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर ये भी है एक, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई जनक है, उन्हीं के नाम पर है, VSSC, पूरा नाम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम केरल में है, 1970 में स्थापना हुई थी, और VSSC इसका नाम है। मुख्य कार्य क्या है, लॉन्च व्हीकल जो हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV PSLV GSLV LVM-3 आदि का डिजाइन यहीं पे बनता है, विकास यहीं पर होता है, और परीक्षण यहीं पे होता है, और यही मेन आधार है। फिर अगला सेंटर है इसका SDSC या SHAR। SDSC बाद में नाम रखा गया है, जो सतीश धवन के नाम पर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC श्रीहरिकोटा में है ये, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रखो भारत का जो रॉकेट लॉन्च स्टेशन है वो अब दूसरा एक बना दिया गया, मेन यही है श्रीहरिकोटा वाला। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, 2002 में इसका नाम क्या कर दिया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर। मुख्य कार्य क्या है, रॉकेट लॉन्च पैड का कार्य करते हैं, एकीकरण, सारे रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स जाते हैं तो उसको एकीकरण किया जाता है, सॉलिड प्रोपेलेंट प्रोसेसिंग होती है, टेलीमेट्री और लॉन्च ऑपरेशंस यहीं पे होते हैं, और भारत का मुख्य लॉन्च पोर्ट है। अगला है जो इसका केंद्र वो है LPSC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, और लिक्विड का नाम आ गया तो क्या मतलब हुआ, जो हमारा विकास इंजन है उसकी बात हो रही है। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर कहाँ पर है, बलियामला, तिरुवनंतपुरम केरल में, बेंगलुरु में भी है जो कर्नाटक है, वहाँ पर दो सेंटर हैं, ठीक है। 1970 के दशक में VSSC से इसे अलग किया गया था, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से। मुख्य कार्य क्या है, लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन का जो होता है इसके स्टेज का डिजाइन करना, विकास करना। फिर अगला सेंटर है URSC,
फुल नाम क्या है? यू आर राव सैटेलाइट सेंटर, बेंगलुरु कर्नाटक में है, 1972 में स्थापना हुई थी। इसका मुख्य कार्य क्या है? सैटेलाइट, चाहे इनसैट हो, चाहे IRS हो, चाहे जीसैट हो, चाहे चंद्रयान, मंगलयान, इनका डिजाइन करना है, सैटेलाइट बनाना, एकीकरण करना मतलब उनको असेंबल करना और फिर परीक्षण करना। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट, उसमें दो ही चीज़ें, एक रॉकेट का विकास और दूसरा इसका सैटेलाइट का विकास। तीसरा सेंटर है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये अहमदाबाद, दो चीज़ें अहमदाबाद में, एक SAC और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL। हालांकि PRL अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है, आगे चल के बताऊंगा। तो ये अहमदाबाद गुजरात में है, 1972 में स्थापना हुई थी। इसका मुख्य कार्य क्या है? संचार, मतलब जब सैटेलाइट लॉन्च हो गया, पहुंच गया कक्षा में, उसके बाद इसका काम शुरू होता है। संचार, मौसम, दूर संवेदन, सैटेलाइट के लिए पेलोड, सेंसर का विकास और एप्लीकेशन। हाँ ठीक है, ये मैप वगैरह भी यहाँ पे बनते हैं, दोनों काम होते हैं, मतलब ये पेलोड सेंसर का भी विकास करते हैं और उसके एप्लीकेशन उपयोग का भी यहाँ पर काम होता है। फिर अगला है NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, हैदराबाद में है ये, तेलंगाना, 1974 में स्थापना हुई थी, 2005 में इसका NRSC नाम रखा गया। मुख्य कार्य क्या है? जो रिमोट सेंसिंग से जो डेटा मिलता है, बहुत सारे रिमोट सेंसिंग मतलब क्या है? एक सैटेलाइट भेजा जो केवल तापमान हर जगह का नोट कर रहा है। अब हमें पता है कि इस दिन इस जगह पे कितना तापमान था, अगले दिन कितना है। ये तो बहुत सारी जगह का बहुत सारा डेटा लेके फिर जब हम उसको सुपर कंप्यूटर या अन्य चीज़ों से उसकी गणना या तुलना करते हैं, तब हमें पूरा पैटर्न समझ में आ जाता है। ठीक है, प्रसंस्करण करना, वितरण करना, आपदा प्रबंधन और कृषि जल संसाधन एप्लीकेशन वगैरह काम इसका है, NRSC का। फिर ISTRAC, क्या फुल फॉर्म है? इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। होता क्या है, जब सैटेलाइट अपनी कक्षा में चला गया, फिर टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर उसका कंट्रोल देखता है। बेंगलुरु कर्नाटक में है, 1978 में स्थापना हुई थी। सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल की ट्रैकिंग करना, टेलीमेट्री, कमांड और मिशन कंट्रोल। फिर ऐसी इसी से ही रिलेटेड है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, MCF, दो जगह इसका है, एक कर्नाटक के हासन में है। इसी हासन में आप देखोगे श्रवणबेलगोला, जहाँ पर बाहुबली गोमतेश्वर जो हैं इनकी मूर्ति है। भारत में अब बड़ी बड़ी मूर्तियाँ अब तो 182 मीटर तक पहुँच गई, पहले जो सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक ये थी बाहुबली की। ठीक है, जैन धर्म के वो हैं जो आदिनाथ थे, ऋषभदेव, उनके पुत्र माने जाते हैं बाहुबली। तो यहीं पर है। दूसरा भोपाल में भी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है, 1982 में स्थापना हुई थी। इसका कार्य क्या है? जो जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट है, इनसेट या जीसेट, इनका ऑर्बिट नियंत्रण करना, पोजिशनिंग करना, मॉनिटरिंग करना। फिर अगला सेंटर है IPRC, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स, महेंद्रगिरी तमिलनाडु। प्रोपल्सन मतलब जो ईंधन यूज हो रहा है जो इंजन में, तो प्रोपल्सन जो दहन होता है उसका कॉम्प्लेक्स है। तो ईंधनों का उसके अनुसार इंजनों का विकास यहीं पर होता है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु। स्थापना 2010 में हुई थी। मुख्य कार्य क्या है? सॉलिड बूस्टर, लिक्विड स्टेज का टेस्टिंग, इंटीग्रेशन और प्रोपेलेंट लोडिंग। फिर अगला है सेंटर IISU, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट। कहाँ पर है? बट्टीयूर काबू, तिरुवनंतपुरम, केरल, 1970 के दशक में स्थापना हुई थी। मुख्य कार्य क्या है? इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जायरो, एक्सेलेरोमीटर आदि का विकास करना, लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट, इन सब के लिए। लॉन्च व्हीकल होता है तो उसको ये सारी चीज़ें चाहिए ना, एक्सेलेरोमीटर चाहिए, जायरो चाहिए, नेविगेशन सिस्टम चाहिए, ये सब चीज़ें। तो इनका विकास यहाँ होता है। देखो, जब एक सैटेलाइट लॉन्च होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, एक जगह पर सभी को बनाना पॉसिबल नहीं होता है। और फिर इसरो जैसा संस्थान जिसमें सारी चीज़ें 1/10 कीमत पर होती हैं, जो नासा वगैरह होता है, सेम चीज़ करने के लिए उसको 10 गुना पैसा खर्च करना होता है। तो अलग अलग संस्थानों का अलग अलग काम होता है। फिर अगला इनका केंद्र है LEOS, लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम, बेंगलुरु कर्नाटक में है, 1993 में स्थापना हुई थी। कार्य क्या है? ऑप्टिकल सेंसर, स्टार सेंसर, पेलोड का विकास, सैटेलाइट के लिए ये सब काम होता है।
फिर अगला सेंटर है HSFC, जिसे बोलते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। इसकी स्थापना अभी हुई है 2019 में। किस लिए हुई? गगनयान को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में 2019 में। मुख्य कार्य क्या है? गगनयान मिशन, क्रू मॉड्यूल, लाइफ सपोर्ट और एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पर हो रही है। फिर अगला सेंटर है IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, उत्तराखंड देहरादून में है। 1966 में स्थापना हुई थी। मुख्य कार्य क्या है? रिमोट सेंसिंग, GIS में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान करना। फिर आखिरी है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। आखिरी नहीं, इसरो के तो बहुत सेंटर हैं, जो मुख्य मुख्य हैं वो बता दिए। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी एज ए इंडिपेंडेंट स्वायत्त संस्थान की तरह वर्क करता है, क्योंकि हर चीज़ में इसका जो नॉलेज होता है उसका ही यूज होना है। अब जो SSC है और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, यहाँ पर मैं होके आया हूँ, अहमदाबाद में है ये दोनों। नवरंगपुरा अहमदाबाद में इसका मेन कैंपस है, और थलतेज में इसका एक और सेंटर है, और एक सेंटर उदयपुर में है। उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी इसके अंतर्गत ही आती है। मतलब स्थापना 11 नवंबर 1947, दो सबसे पहले इसी की स्थापना हो गई थी। और इसे भारत में स्पेस साइंस का क्रेडल माना जाता है। संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जो इसरो के जनक हैं। मुख्य कार्य क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस बॉडी है, यूनिट है। बेसिक कार्य क्या है? बेसिक और मौलिक रिसर्च यही होता है। मतलब यहाँ पे जो पढ़ाई की, रिसर्च किया, उसकी वजह से ही इसरो और अंतरिक्ष कार्यक्रम आया। ठीक है, मुख्य क्षेत्र क्या है? तो क्षेत्र देखो इसके कितने व्यापक हैं। खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, सौर भौतिकी, ग्रह विज्ञान और अन्वेषण, अंतरिक्ष और वायुमंडलीय विज्ञान, भू विज्ञान, सैद्धांतिकी विज्ञान, परमाणु आणविक और ऑप्टिकल भौतिकी, एस्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब इसके क्षेत्र हैं। यहाँ पर आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। जैसा मैंने बोला, 100 रुपये का कूपन मिला है सभी कोर्स पर। नेक्स्ट 24 आवर्स वैलिड रहेगा, यूज कर सकते हैं। किसी भी वीडियो को जब आप ओपन करेंगे, उसके कमेंट सेक्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएंगी। टेलीग्राम की मिल जाएगी आपको, सारे बैचेज की प्ले स्टोर वाली लिंक मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोगों को अगर क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो आप शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।